हेलो दोस्तों, अर्जुन स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम आप लोगों के लिए और भी अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकें। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में पार्ट 4 तक पढ़ा है। आज हम अगली वीडियो में आगे के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में आहार नाल के बारे में पढ़ा है। आहार नाल के 5 पार्ट होते हैं: ग्रसनी, मुख एवं मुख गुहा, ग्रसनी एवं ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो हम लोग ने पिछली वीडियो में मुख एवं मुख गुहा के बारे में पढ़ा था। अब आज हम ग्रसनी एवं ग्रासनली के बारे में पढ़ेंगे। इसे फेरिंग्स और ईसोफेगस भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, इसे जो है इसे हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। नॉस्ट्रिल्स का मतलब होता है नासा छिद्र। जो नोज में छिद्र होता है उसे हम नॉस्ट्रिल्स यानी नासा छिद्र कहते हैं। अब जो फेरिंग्स होता है, जो ग्रसनी होता है, ग्रसनी के कितने भाग होते हैं? ग्रसनी के 3 भाग होते हैं। एक होता है नासोफेरिंग्स, एक होता है ओरोफेरिंग्स, अगला होता है लैरिंगोफेरिंग। इसकी हिंदी भी यही होती है, तो आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी याद कर सकते हैं। नासा ग्रसनी, फेरिंग्स को हिंदी में ग्रसनी कहते हैं, तो नासा ग्रसनी, ओरोग्रसनी, लैरिंगोग्रसनी हो गया। तो ग्रसनी के कितने भाग होते हैं? नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। तो आइए देखते हैं। तो जो ग्रसनी होता है ये मुख गुहा के पीछे का भाग होता है। यानी ये जो भाग आप देख रहे हैं, ये भाग जो आप देख रहे हैं, इस इतने भाग को हम क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। ये जो इतना भाग आप लोग देख रहे हैं रेड कलर से, ये भाग, ये सारे भाग क्या कहलाते हैं? इतने, इसे ग्रसनी कहते हैं। तो ग्रसनी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। जैसे इतना भाग अलग, इतना भाग अलग, इतना भाग अलग। तो आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या है? नासोफेरिंग्स। तो नासोफेरिंग्स जो है ये तालू के ऊपर का भाग होता है। जो यहाँ नासोफेरिंग्स है, जो पहला है नासोफेरिंग्स, नासोफेरिंग्स जो है ये तालू के ऊपर का भाग होता है। हमने आपको बताया था कि जीभ के जो ऊपर का भाग होता है उसे तालू कहते हैं। आगे का जो भाग होता है उसे कठोर होता है, उसे कठोर तालू कहते हैं। और जो पीछे जैसे जैसे जाता है वो कोमल होता जाता है तो उसे कोमल तालू कहते हैं। तो उसी तरह ये तालू के पीछे का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? नासोफेरिंग्स। नासोफेरिंग्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं? नासोफेरिंग्स में जो है एक जोड़ी नासा छिद्र नलिका खुलती है। यानी कि छिद्र, नाक में छिद्र कितने होते हैं? 2 होते हैं। आज जब भी कोई चीज़ 2 होता है तो उसे हम जोड़े में बोल सकते हैं, एक जोड़ी। तो नासोफेरिंग्स में एक जोड़ी नासा छिद्र नलिका खुलती है। ठीक है, नासोफेरिंग्स में एक जोड़ी नासा छिद्र नलिका खुलती है और कड़ से आई हुई एक जोड़ी यूस्टेकियन नलिका। यानी हमारे कड़ का मतलब होता है कान। बायोलॉजी में हम कान को कड़ कहते हैं। तो कड़ से जो है एक नलिका निकलती है दोनों ओर से, जिसे हम यूस्टेकियन नलिका बोलते हैं। तो ये दोनों नलिका जो है कहाँ आकर के खुलती हैं? नासोफेरिंग्स में। ठीक, तो हमने क्या क्या पढ़ा कि जो नासोफेरिंग्स होता है ये तालू के ऊपर का भाग होता है। ठीक है, तो हमने बताया भी था जो तालू होता है ये मुख गुहा को और श्वास नली को अलग करने का कार्य करता है।
तो उसी तरह से यह तालू के पीछे का भाग होता है नासोफेरिंक्स, जिसमें एक जोड़ी नॉस्ट्रिल्स यानी नासा छिद्र नलिका खुलती है और कड़ से आई हुई यूस्टेकियन नलिका खुलती है। तो बस इतना ही चीज़ था नासोफेरिंक्स में, तो आप लिख सकते हैं इसमें लिख सकते हैं यह तालू के चौड़ा व कोमल भाग है, जिसमें एक जोड़ी नासा छिद्र नलिका खुलती है और कड़ से यूस्टेकियन नलिका खुलती है। यानी कि जो नासोफेरिंक्स होता है यह तालू के ऊपर चौड़ा व कोमल भाग होता है, तालू के ऊपर चौड़ा व और या तालू के ऊपर जो है ये चौड़ा व कोमल भाग होता है और ये मुख गुहा के पीछे का भाग होता है, जिसमें एक जोड़ी अंतःनासा छिद्र नलिका खुलती, यानी एक जोड़ी अंतःनासा छिद्र नलिका खुलती है और कड़ से आई हुई यानी कान से आई हुई एक जोड़ी जो है क्या खुलती है, एक जोड़ी यूस्टेकियन नलिका खुलती है। अब तो ये ख़त्म हो गया, अब हम आगे चलते हैं ओरोफेरिंक्स। तो ग्रसनी के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। तो दूसरा क्या है, ओरोफेरिंक्स। देखिए ओरोफेरिंक्स क्या है। ओरोफेरिंक्स जो है ये ठीक मुख गुहा के पीछे का भाग होता है। ओरोफेरिंक्स जो होता है ये ठीक मुख गुहा के पीछे का भाग होता है, ठीक, जिसमें क्या होता है, लिम्फ से बनी हुई 2 पैलाटाइन टॉन्सिल पाए जाते हैं, जिसमें लिम्फ से बनी हुई 2 पैलाटाइन टॉन्सिल पाए जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था मुख गुहा में इस तरह से ये जीभ होता है। जीभ के इस तरह दोनों साइड क्या होते हैं, इस तरह से 2 पैलाटाइन टॉन्सिल पाया जाता है इस तरह से। तो ये किसका बना होता है, ये लिम्फ का बना होता है। यह लिम्फ ग्रंथियों से बना हुआ होता है, जिसे हम पैलाटाइन टॉन्सिल कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, हमने बताया था पिछली वीडियो में कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में जो भी जीवाणु विषाणु पाए जाते हैं यह उन्हें नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो मुख गुहा के पीछे कौन सा भाग होता है, ग्रसनी का ओरोफेरिंक्स भाग होता है, जिसमें लिम्फ ग्रंथियों से बने क्या पाए जाते हैं, लिम्फ ग्रंथियों से बने पैलाटाइन टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। तो आप ओरोफेरिंक्स के बारे में इतना ही लिख सकते हैं बस। यह ठीक मुख गुहा के पीछे का भाग होता है, यह ठीक मुख गुहा के पीछे का भाग होता है, जिसमें 2
पैलाटाइन, इसमें 2 पैलाटाइन टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि जो ग्रसनी है, ग्रसनी जो है ये मुख गुहा के पीछे का जो भाग होता है पूरा, उसे हम ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, नासोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स। नासोफेरिंक्स क्या होता है? यह जो है तालू के ऊपर का कोमल भाग होता है, जिसमें एक जोड़ी अंतःनासा छिद्र नलिका खुलती है और कड़ से आई हुई यूस्टेकियन नलिका खुलती है। फिर ओरोफेरिंक्स में क्या होता है? यह ठीक मुख गुहा के पीछे का भाग होता है, जिसमें 2 पैलाटाइन टॉन्सिल पाए जाते हैं। इसे हम मुख गुहा कहते हैं। अब एक और है, इसे हम कहते हैं लैरिंगोफेरिंक्स। देखिए लैरिंगोफेरिंक्स जो है ये जो है कंठ के पीछे का भाग होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कंठ पाया जाता है, यहाँ पर आगे यहाँ पे। तो ये जो है यहाँ पे कंठ के पीछे का भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लैरिंगोफेरिंक्स कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक कंठ पाया जाता है, तो कंठ के पीछे का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? लैरिंगोफेरिंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैरिंगोफेरिंक्स। अब इसमें लैरिंगोफेरिंक्स में ये श्वास नली है। ये क्या है? श्वास नली। और ये क्या है? ग्रास नली। तो यानी कि लैरिंगोफेरिंक्स में श्वास नली का मुख द्वार, इस मुख द्वार को क्या कहते हैं? श्वास नली का मुख द्वार, जिसे ग्लॉटिस, तथा ग्रास नली का मुख द्वार, ग्रास नली का मुख द्वार जिसे गलेट कहते हैं, ये दोनों किस में खुलते हैं? लैरिंगोफेरिंक्स भाग में खुलते हैं। श्वास नली का मुख द्वार जिसे ग्लॉटिस, ग्रास नली का मुख द्वार गलेट, ये दोनों भाग किस में खुलते हैं? लैरिंगोफेरिंक्स भाग में खुलते हैं। तो ये वाला जो भाग होता है ये ओरोफेरिंक्स होता है, और ये जो भाग होता है लास्ट में, ये क्या होता है? लैरिंगोफेरिंक्स। तो लैरिंगोफेरिंक्स भाग ये कंठ के पीछे का भाग होता है, और इसमें श्वास नली का मुख द्वार ग्लॉटिस और ग्रास नली का मुख द्वार जिसे गलेट कहते हैं, ये खुलता है। अब देखिए यानी कि लैरिंगोफेरिंक्स भाग में श्वास नली पर एक उपास्थि का बना, एक लचीला उपास्थि का बना एक ढक्कन लगा होता है। ये ढक्कन क्यों लगा होता है? जब हम भोजन करते हैं, आप देख रहे हैं कि ये दोनों भाग एक ही जगह पर खुले हुए हैं, तो अगर ये खुला रहेगा तो अगर हम भोजन करेंगे तो भोजन श्वास नली में भी तो जा सकता है, इसलिए इस पर एक ढक्कन लगा होता है जिसे हम कहते हैं इपीग्लॉटिस। क्या कहते हैं? इपीग्लॉटिस। तो यह एक उपास्थि का बना लचीला ढक्कन होता है जिसे हम इपीग्लॉटिस कहते हैं, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, जो भोजन को क्या करता है? श्वास नली में जाने से रोकता है। तो लैरिंगोफेरिंक्स यह कंठ के पीछे का भाग होता है, जिसमें श्वास नली का मुख द्वार ग्लॉटिस तथा ग्रास नली का मुख द्वार गलेट खुलता है इस भाग में। और इसमें जो है श्वास नली पर एक लचीला उपास्थि का बना ढक्कन लगा होता है जिसे इपीग्लॉटिस कहते हैं। यह जो है मुख गुहा से आए हुए भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। अब देखिए,
तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब इसको लिख लेते हैं। इसमें लैरिंगोफैरिंक्स यह कंठ के पीछे का भाग है। यह कंठ के पीछे का भाग होता है, जिसमें श्वास नली का मुख द्वार, श्वास नली का मुख द्वार ग्लॉटिस तथा ग्रास नली का मुख द्वार गलेट, ये दोनों ग्रसनी के लैरिंगोफैरिंक्स, ये दोनों ग्रसनी के लैरिंगोफैरिंक्स भाग में खुलता है। यह दोनों ग्रसनी के लैरिंगोफैरिंक्स भाग में खुलता है। श्वास नली पर उपास्थि का बना लचीला ढक्कन होता है। लचीला ढक्कन होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो भोजन को जो मुख गुहा से आए भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। तो क्या पढ़ा हम लोगों ने? लैरिंगोफैरिंक्स या कंठ के पीछे का भाग होता है, जिसमें श्वास नली का मुख द्वार ग्लॉटिस तथा ग्रास नली का मुख द्वार गलेट, ये दोनों ग्रसनी के लैरिंगोफैरिंक्स भाग में खुलता है। श्वास नली पर उपास्थि का बना एक लचीला ढक्कन होता है, जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो मुख गुहा से आए भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। तुम लोग का ग्रसनी खत्म हो गया, आइए एक बार रिपीट करते हैं। तो ग्रसनी क्या होता है? ग्रसनी जो है यह मुख गुहा के पीछे का भाग होता है। ठीक, इसके 3 भाग होते हैं, नासोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स, लैरिंगोफैरिंक्स। नासोफैरिंक्स जो है ये तालू के ऊपर का चौड़ा व कोमल भाग होता है, जिसमें एक जोड़ी अंतःनासा छिद्र और कड़ से आई हुई एक जोड़ी यूस्टेकियन नलिका खुलती है। ओरोफैरिंक्स में क्या होता है? यह ठीक मुख गुहा के पीछे का भाग होता है, जिसमें 2 पैलाटाइन टॉन्सिल्स पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर लैरिंगोफैरिंक्स है, यह जो है ठीक कंठ के पीछे का भाग होता है, और जिसमें श्वास नली का मुख द्वार ग्लॉटिस और ग्रास नली का मुख द्वार गलेट, ये दोनों ग्रसनी भाग के लैरिंगोफैरिंक्स भाग में खुलता है। अब श्वास नली पर उपास्थि का लचीला ढक्कन होता है, जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस, जो मुख गुहा से आए हुए भोजन को वापस श्वास नली में जाने से रोकता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम ग्रास नली के बारे में पढ़ाते हैं आपको। तो चलिए आइए आगे हम नेक्स्ट ग्रास नली के बारे में पढ़ते हैं। ग्रास नली को ईसोफेगस कहा जाता है। ग्रास नली को क्या कहते हैं?
ईसोफेगस। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए ग्रास नली जो होती है ये लगभग 25, तो ग्रास नली 25 सेंटीमीटर नली होती है। देखिए ग्रास नली की भित्ति पर, भित्ति क्या होता है ये जान लीजिए। अब से कहीं पर भी भित्ति आएगा तो उसका मतलब होता है दीवार। भित्ति का मतलब क्या होता है? दीवार। तो आप दीवार नहीं बोल सकते इसलिए कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हमें बायोलॉजी की भाषा यूज करनी पड़ती है। तो आप लोग को दीवार की जगह क्या बोलना पड़ेगा? भित्ति। तो ग्रास नली की भित्तियों पर क्या पाया जाता है? ग्रंथि पाई जाती है। अब ग्रंथि क्या होता है अब जान लीजिएगा। अब जहाँ कहीं पर भी, अब इसमें बहुत सारी ग्रंथि के बारे में आएगा, तो जहाँ कहीं भी ग्रंथि होगा तो ग्रंथि से हमेशा कोई ना कोई रस ही स्रावित होगा। अब जहाँ कहीं पर भी ग्रंथि होगा उस हर एक ग्रंथि में से क्या स्रावित होगा? रस स्रावित होगा। उसी तरह से ग्रास नली की भित्ति पर क्या पाया जाता है? श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? श्लेष्मा ग्रंथि। इसे इंग्लिश में म्यूकस ग्लैंड बोलते हैं। म्यूकस ग्लैंड। यानी कि ग्रास नली की दीवारों पर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? श्लेष्मा ग्रंथि, जिसे हम म्यूकस ग्लैंड कहते हैं। अब इससे क्या स्रावित होता है? अभी हम बताएं कि हर एक ग्रंथि से कुछ न कुछ रस स्रावित होता है। तो श्लेष्मा ग्रंथि से श्लेष्मा का स्राव होता है। श्लेष्मा ग्रंथि से श्लेष्मा यानी म्यूकस का स्राव होता है। ठीक, क्या समझ में आया कि जो ग्रास नली है, जो ईसोफेगस, ये 25 सेंटीमीटर नलिका होती है और ग्रास नली की भित्तियों पर श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें से किसका स्राव होता है? श्लेष्मा का स्राव होता है। अब एक और भी चीज़ है, एक पॉइंट, कि ग्रास नली में जो भोजन आता है वो किस गति के द्वारा आता है? जो ग्रास नली में भोजन आता है वो किस गति के द्वारा आता है? तो उस गति को हम क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। क्रमानुकुंचन गति। क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। यानी ग्रास नली में जो भोजन आता है, जिस गति के द्वारा आता है, उस गति को हम क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। इंग्लिश में इसे पेरिस्टालसिस मोमेंट कहा जाता है। पेरिस्टालसिस मोमेंट। अब देखिए श्लेष्मा ग्रंथि में जो श्लेष्मा का स्राव होता है उसका कार्य क्या होता है? तो यह भोजन यानी कि ग्रास नली में आए हुए भोजन को रसदार बनाती है। क्या बनाती है? लचीला और रसदार बनाती है, जिससे भोजन आसानी से सरकता हुआ ग्रास नली से जे आकार के आमाशय में खुलता है। ये आपको जे आकार का दिख रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं जे आकार की संरचना, जिसे हम क्या कहते हैं? आमाशय कहते हैं। आमाशय का मतलब होता है स्टमक। स्टमक में खुलता है। तो ग्रास नली 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। इनकी भित्ति पर श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें से श्लेष्मा का स्राव होता है। और इसमें जो है, इस श्लेष्मा जो है भोजन को तरल और रसदार बनाती है, जिससे भोजन आसानी से सरक सके। और इसमें ग्रास नली में जो गति होती है, भोजन जिस गति के द्वारा आता है, उसे हम क्रमानुकुंचन गति, पेरिस्टालसिस मोमेंट कहते हैं। अब जो ग्रास नली है वो जे आकार के आमाशय भाग में खुलती है। जो ग्रास नली है वो जे आकार के आमाशय भाग में खुलती है। आमाशय के 3 भाग होते हैं। स्टार्टिंग वाले भाग को हम कॉर्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्डियक। बीच वाले भाग को हम कहते हैं फंडिक, और लास्ट वाले भाग को हम कहते हैं पाइलोरिक। ठीक, तो ग्रास नली जो है जे आकार के
संरचना जो आमाशय है उसमें खुलता है। आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। ग्रासनली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी, 25 सेंटीमीटर लंबी नली है। ग्रासनली की भित्तियों में श्लेष्मा ग्रंथियां होती हैं, जिसमें से श्लेष्मा का स्राव होता है, जो भोजन को तरल तथा रसदार बनाती है, जिससे भोजन सरकता हुआ जे आकार की संरचना आमाशय में खुलती है। ग्रासनली में भोजन जिस गति द्वारा आता है उसे क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। ठीक है। तो ग्रासनली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। ग्रासनली की भित्तियों पर श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें से श्लेष्मा का स्राव होता है, जो भोजन को तरल तथा रसदार बनाने में सहायता करती है। और जो जे आकार की संरचना आमाशय में खुलती है और ग्रासनली में भोजन जिस गति द्वारा आता है उसे क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। तो हमारा ग्रसनी और ग्रासनली खत्म हो गया। अगली वीडियो में हम आमाशय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आहार नाल का तीसरा भाग होता है। तो आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो इन सब के बारे में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें।